तो स्टूडेंट्स चलिए हम लोग अपना इंडियन ज्योग्राफी का इंडियन प्लेटू का चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। और आज हम लोग मालवा के पठार के बारे में बात करेंगे और उसके अलावा बुंदेलखंड, बघेलखंड इनको भी हम देखेंगे, छोटा नागपुर पठार को देखेंगे और भी अगर पॉसिबल हुआ तो उससे अधिक भी और जानने का प्रयास करेंगे। लास्ट हमने जो लेक्चर किया था उसमें हमने अरावली रेंज के बारे में सब कुछ जान लिया था और अभी हम जो पठार वगैरह हम पाए जाते हैं हमारे, चाहे वो सेंट्रल हाईलैंड में कहते हैं या फिर कहीं डेक्कन एरिया में, जो हमने दो मेन डिवीजन किए हुए थे उनमें जो पाए जाते हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। इससे पहले कि हम डिटेलिंग में जाएं, थोड़ा सा आपको मैप पे फोकस करना पड़ेगा, जिससे आप एक माइंड में, अपने माइंड मैप कह लीजिए, इमेजिनेशन में कह लीजिए, कि आपको लोकेशन पता चल जाए कि कहाँ पे क्या लोकेशन है। क्योंकि एग्जाम में कई बार चीजें सीक्वेंस में लगाने को आ जाती हैं, पहली चीज तो ये। और दूसरी चीज, अगर आपको पोजीशन वगैरह जब तक नहीं पता रहेगी तब तक आप चीजों को समझ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए इन दोनों इमेजेस से हमने सबसे पहले हमारा काम किया है कि हमको कौन सा रीजन कहाँ पे है उसको हमको जानना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपनी इस वाली इमेज को देखते हैं। देखिए नीचे हमारा पोर्शन आ जाता है क्या, डेक्कन प्लेटू का पूरा। ठीक है, जिसमें से हमारा ये महाराष्ट्र वाला जो रीजन कहा जाता है इसको हमारा डेक्कन प्लेटू की रीजन कहा जाता है। डेक्कन पठार नाम दिया जाता है, दक्कन का पठार नाम दिया जाता है। वैसे तो पूरा है, लेकिन इस स्पेसिफिकली इसको भी, महाराष्ट्र वाले रीजन को भी दक्कन पठार का नाम दे दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद ये हमारा कर्नाटक वाला जो रीजन आता है इसको नाम दिया जाता है कर्नाटक प्लेटू। ठीक, कर्नाटक का पठार। इन दोनों से ही लगा हुआ हमारा ये तेलंगाना का क्षेत्र है, जहां पर हमारा आता है कौन सा, तेलंगाना का पठार, तेलंगाना प्लेटू। उसके ऊपर में जस्ट है हमारा दंडकारण्य पठार, छत्तीसगढ़ वगैरह के एरिया में आ जाता है ये। तो दंडकारण्य का पठार यहाँ पर हुआ। ठीक है, फिर थोड़ा सा और ऊपर में जाते हैं, यहाँ आपको देखने को मिल रहा है मालवा पठार, मालवा। फिर उसके बगल में आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये हमारा ये वाला पोर्शन, ये हमारा जो होगा ये हमारा मालवा पठार का होगा। ये हमारा है बुंदेलखंड, ये हमारा है बघेलखंड। बघेलखंड से लगा हुआ ही छोटा नागपुर, और यहाँ पे हमारा है मेघालय का प्लेटू यानी या फिर शिलांग पठार, जहाँ गारो खासी जयंतियां हैं। तो अगर आप सीक्वेंस में थोड़ा सा अगर आप इसको देखना चाहें, सब रब कर देते हैं हम। ठीक है, सबसे सारी चीजों को हम रब कर देते हैं और उसके बाद में इसको देखते हैं। ठीक, देखिए में अगर हम इसको देखें, ये पोर्शन हमारा क्या हुआ, अगर हम ऐसे इधर में हमने ये ले लिया तो ये हमारा क्या है, मालवा पठार। इसी के ऊपर में आपको मेवाड़ का पठार भी देखने को मिल जाएगा, आगे अभी हम जब चलेंगे। ठीक है, इधर में हमको क्या मिल रहा है, बुंदेलखंड का पठार, दोनों लगे हुए हैं। और ये वाला जो हमारा है क्या है, बघेलखंड का पठार। ये देखिए 1 2, इन दोनों के पास में ही लगा हुआ यहाँ पर क्या है, छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार और मालदा गैप से अलग होता हुआ ये हमारा क्या है, पांचवा मेघालय का पठार या शिलोंग का पठार। मेघालय का पठार या फिर शिलोंग का पठार कह लीजिए। डेक्कन प्लेटू, कर्नाटका प्लेटू, तेलंगाना प्लेटू, दंडकारण्य प्लेटू, ये 4 इधर हो गए। तो इस तरीके से आप टोटल 9 एरियाज देख रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा हम कुछ श्रेणियों की भी बात करते हैं। देखिए ये आपकी है क्या, यहाँ से पूरा ये आपको देखने को क्या मिल रहा है, विंध्यन श्रेणी। यहाँ पर आपको विंध्यन श्रेणी देखने को मिलती है और ये आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है क्या, सतपुड़ा की श्रेणी। विंध्यन श्रेणी और सतपुड़ा की श्रेणी। तो लोकेशन यहाँ से आप पूरी तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ऊपर में हमारा ये विंध्यन माउंटेन रेंज है, नीचे में हमारा सतपुड़ा माउंटेन रेंज है और बीच में फ्लो कर रही होती है नर्मदा रिवर, जहां से हमने क्या किया था, ऊपर के नॉर्थ के और साउथ के पोर्शन को हमने सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन के 2 क्षेत्रों में विभाजन भी किया था। मैकाल हिल से यहाँ पर सोन रिवर वगैरह निकल रही है, नर्मदा नदी निकलती है, इनको तो हम बाद में देखेंगे, अभी डिटेलिंग अभी हम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ लोकेशंस को आइडेंटिफाई अभी करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, छोटा नागपुर, शिलोंग, दंडकारण्य, तेलंगाना, कर्नाटका, डेक्कन, विंध्यन श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी, इनके बारे में हमको पढ़ना है एक एक करके।
इनको करने के बाद में हम आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में कौन कौन सी पहाड़ियां पाई जाती हैं, कौन सी प्रमुख चोटियां हैं उड़ीसा में, उनको भी देखेंगे। तो आइए एक एक करके हम शुरू करते हैं। थोड़ा सा लंबा है, आज नहीं पूरा होगा तो नेक्स्ट में पूरा होगा, नेक्स्ट लेक्चर में पूरा होगा, लेकिन करेंगे हम लोग बहुत ही आराम से। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मालवा के पठार की, तो मालवा के पठार की लोकेशन को अगर हम देखें तो मालवा का पठार हमारा यहाँ पर देखिए आपको विंध्य श्रेणी देखने को मिल रहा है ना, ये हमारा है विंध्य श्रेणी और यहीं से इसके विंध्य के नीचे से नर्मदा नदी भी फ्लो कर रही है। तो नर्मदा नदी के और विंध्य श्रेणी के ये आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट में नर्मदा नदी विंध्याचल पर्वत के नॉर्थ वेस्ट में उत्तर पश्चिम में, या फिर ताप्ती नदी भी आप देखते हैं यहाँ पर नीचे में, ऊपर में हमारा नर्मदा नदी जा रहा है, यहाँ पर तापी रिवर जा रही है, ठीक है। तो उसके भी नॉर्थ वेस्ट में ये पड़ता है। इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 800 मीटर तक है, औसत ऊंचाई 800 मीटर तक है। किन किन चट्टानों से निर्मित है, तो ये ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है। किससे निर्मित है? ग्रेनाइट चट्टानों से। और गोंडवाना भाग का ये भी हिस्सा हुआ करता था, प्राचीन तो है ही है। ज्वालामुखी के विस्फोट यहाँ भी हुए हैं, लावा का यहाँ पर भी निक्षेप हुआ है। तो लावा के निक्षेप अगर निकले हैं तो मृदा कैसी होगी? मृदा यहाँ पर क्या होगी? ब्लैक सॉइल होगी। अगर ब्लैक सॉइल है तो क्या परंपरागत कृषि के लिए जो उतना उपयोगी हो पाएगा? ये नहीं होगा। तो यहाँ पर ग्रेनाइट चट्टानों द्वारा निर्मित है। लावा निक्षेपित बेसाल्ट चट्टानें भी यहाँ पर निर्मित है और काली मृदा यानी कि ब्लैक सॉइल यहाँ पर पाई जाती है। लोकेशन क्या है? लोकेशन है नर्मदा तापी विंध्याचल रेंज के नॉर्थ वेस्ट में। 800 मीटर इसकी एवरेज हाइट है। ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानें यहाँ पर पाई जाती हैं और ब्लैक सॉइल पाई जाती है, ठीक है। ये हमारा रहा मालवा का पठार, ये हमारा मालवा का पठार रहा। यहाँ पे हमारा विंध्यन रेंज है, ऊपर में हमारा अरावली रेंज है। चलिए ये हो गया। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? बनास नदी, सिंध नदी, बेतवा नदी और ये 2 बार लिख दिया चंबल नदी, ठीक है। ये नदियां यहाँ पर केन नदी होने चाहिए था वहां पे। चंबल, बेतवा, सिंध, बनास ये नदियां यहाँ पर करती हैं। साथ ही ये यहाँ पर संप्राय मैदानों का उदाहरण है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि संप्राय मैदान क्या होते हैं? तो जैसे मान लीजिए संप्राय मैदान क्या होता है कि किसी स्थान पर अगर जैसे पहाड़ियां हैं तो उसका वर्टिकल इरोजन भी होता जाए और हॉरिजॉन्टल इरोजन भी होना जाए। तो यहाँ पर क्या किया गया? नदियों के द्वारा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों प्रकार के इरोजन कर दिए गए हैं और धीरे धीरे यहाँ पर भूस्खलन वगैरह होता गया है, जिससे ये क्या हुआ? फर्दर फाइनली एक मैदान में परिवर्तित हो गया है। और इन मैदानों को ही क्या कहते हैं? संप्राय मैदान। मतलब अगर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों इरोजन होना लगे, कहीं पे ऊपर से भी हो रहा हो इरोजन, इधर से भी हो रहा हो और फाइनली क्या हो एक तरह से ये समतल मैदान में कन्वर्ट हो जाए, तो उसको ये संप्राय मैदान कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है मेवाड़ का पठार। मेवाड़ का पठार की अगर हम लोकेशन की बात करते हैं, ये हमारा अरावली रेंज है, ये हमारा मालवा प्लेटू है। इसी के बीच में हमको देखने को मिलता है क्या? इसी के बीच में हमको देखने को मिलता है हमारा मेवाड़ का पठार। और यहां से बनास नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? बनास नदी निकलती। अरावली और मालवा के बीच में मेवाड़ है। राजस्थान और एमपी में इसका विस्तार देखने को मिलता है, जिसमें से मैक्सिमम पोर्शन हमारा राजस्थान में ही है, ठीक है। तो मेवाड़ का पठार का लोकेशन कहाँ पे है? अरावली और मालवा के बीच में। मैक्सिमम राजस्थान में है, लेकिन एमपी में भी विस्तार इसका देखने को मिलता है। बुंदेलखंड, अभी हमने बुंदेलखंड देखा था ना यहाँ पे, ये वाला पोर्शन। तो बुंदेलखंड कहाँ कहाँ आ जाता है? देखिए एमपी में तो आपको पता ही चल गया कि एमपी में तो दिख ही रहा है आपको, यूपी में भी जाएगा, ठीक। चलिए देख लेते हैं। ग्वालियर के पठार और विंध्याचल के बीच में एमपी और यूपी राज्यों में विस्तारित है। यूपी में अगर हम कहें तो जालौन, झांसी, ललितपुर, चित्रकूट, हमीरपुर, बांदा, महोबा में ये एरिया, बुंदेलखंड का एरिया, आप यूपी के अगर रहने वाले हैं तो आप जानते ही होंगे। तो ये सारे जो पोर्शन है यूपी में आते हैं। वहीं पर महाराष्ट्र में, एमपी में अगर हम देखते हैं तो विदिशा, सागर, पन्ना, दमाहे, छतरपुर, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, ये सारे क्षेत्र आते हैं। तो बुंदेलखंड का विस्तार कहाँ पर हमको देखने को मिलता है? एमपी में। और कहाँ पर? दूसरा एमपी और यूपी में।
यहाँ पर हमको खाद भूमि, जिसको रेवाइंस भी बोलते हैं, वो भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये क्या है, एक तरह से बीहड़ है, एक तरह से बीहड़ के मैदान आपको जो देखने को मिलते हैं वो यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं कहीं कहीं पर। और चट्टानों को काट करके जब नदियां यहाँ पर फ्लो करती हैं, जैसे यहाँ पर मेन नदी हमारे पे चंबल नदी फ्लो करती है, तो चंबल एक सीजनल रिवर है, मतलब जब बारिश होती है तभी इसमें ओवरफ्लो होता है और अपर्दन करते हुए आगे बढ़ती है, जिससे चट्टानों को काटती है। और जब ये चट्टानों को काटेगी तो वहां पर क्या होंगे, गड्ढे नजर आएंगे। ठीक है, और गड्ढे नजर जब आते हैं तो उन्हीं को क्या कहा जाता है, ये गड्ढे जो नजर आते हैं उनको बीहड़ का नाम दिया जाता है। ठीक है, चलिए आइए एक मिनट, इन्हें बीहड़ कहा जाता है। पान सिंह तोमर की आपने मूवी सुनी होगी, अक्सर इस तरह की आपने सुना ही होगा, कहानी सुनी होगी। ठीक है, यहाँ पर कौन सी चट्टानें देखने को मिलती हैं, यहाँ पर भी ग्रेनाइट की चट्टानें मिलती हैं और नीस चट्टानें मिलती हैं। इसके पूर्व में अगर हम कहें तो सीमा में क्या हमको दिख रहा था, बघेलखंड, जो एमपी और सीजी छत्तीसगढ़ में है। ये हमारा क्या हुआ, ईस्ट में इसके जब हम आते हैं तो बघेलखंड का पठार है, जो कहाँ पर आता है, एमपी में और छत्तीसगढ़ में। ठीक है, ये एक सूखा प्रभावित एरिया है, क्योंकि नदियां क्या है, मौसमी नदियां यहाँ पर जिस समय बारिश होती है सिर्फ वहीं पर। जो हिमालयी नदियां जो आती हैं वो क्या होती हैं, 12 मासी होती हैं, क्योंकि हिमालय से बर्फ वगैरह पिघलती रहती है, बारिश की वजह से केवल वहां पे पानी की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन यहाँ पर सिर्फ बारिश पर डिपेंडेंट है नदियां, इसलिए यहाँ पर ये एक सूखा प्रभावित क्षेत्र है। और बारिश भी अगर हम कहें तो बारिश भी एक तरह से प्रॉपर नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि देखिए, जब मानसून अभी तो हमने पढ़ा नहीं है, हम पढ़ेंगे जब, तो ऐसे यहाँ पे अरब सागर और ये बंगाल खाड़ी शाखा में जब मानसून की विभाजित होता है और आगे बढ़ते हुए इधर से चलता है, कुछ वेस्टर्न घाट से अंदर प्रवेश कर जाती हैं और कुछ ऊपर में निकलती हैं, तो जब ये आती हैं तो यहाँ पर आपको विंध्यन की श्रेणियां देखने को मिलती हैं। अब मानसून जब यहाँ पर पहुंचता है तो विंध्यन श्रेणी के साउथ में तो वर्षा कर देता है टकरा के, लेकिन इसको पार नहीं कर पाता, जिससे ये एक क्या होता है, वृष्टि छाया प्रदेश या रेन शैडो एरिया बन जाता है। ठीक है, रेन शैडो एरिया बन जाता है और वहां पर बारिश नहीं हो पाती है, जिस कारण भी एक तरह से ये सूखा प्रभावित क्षेत्र हो जाता है। ठीक है, क्योंकि विंध्यन श्रेणी को ये चीजें, ये जो मानसून की पवनें आती हैं वो पार नहीं कर पाती हैं। अगला क्या है हमारा, विंध्यन श्रेणी। विंध्यन श्रेणी में हमने देखा था लोकेशन, यहाँ पर ऊपर में हमारा विंध्यन श्रेणी था, नीचे में हमारा सतपुड़ा श्रेणी था। तो विंध्यन श्रेणी को हम देखते हैं। इसका जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, मतलब पश्चिमी पॉइंट है, वो गुजरात में है, जोबट हिल्स। ठीक है, और ईस्ट में इसकी बिहार में कैमूर की पहाड़ियां हैं, मतलब विस्तार इसका गुजरात से लेकर बिहार तक में देखने को टोटल मिल जाता है। मेन इसकी जो 3 श्रेणियां हैं वो 3 कौन कौन सी हैं, जोबाटा, भांडेर और कैमूर, इन 3 भागों में इसको विभाजित किया जाता है। ठीक है, जोबाटा, भांडेर, कैमूर, नाम आपको याद रखना है, इनकिन में विभाजित किया है। विंध्यन को किस में विभाजित किया गया है और सतपुड़ा को किस में विभाजित किया गया है, इन तीनों को आपको नाम याद रखना है, जोबाटा, भांडेर, कैमूर। और विंध्यन श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कालूमार, जिसको सद्भावना चोटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके दक्षिण में क्या है, नर्मदा भ्रंश घाटी है, क्योंकि यहाँ पर अभी हमने देखा था ना, ऊपर में हमारा विंध्यन रेंज है, नीचे हमारा नर्मदा नदी फ्लो कर रही है, तो यहाँ पे नर्मदा भ्रंश घाटी देखने को मिलती है हमको। ठीक है, इसकी सबसे ऊंची चोटी का भी नाम याद रखिएगा। और ये एक ब्लॉक माउंटेन है, ये भी क्या है, ब्लॉक माउंटेन है। विंध्य श्रेणी ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है। ये जैसे कैमूर है और इधर में कैमूर के इस साइड में पारसनाथ पहाड़ियां हैं, और इसके बीच से हमारी रिवर फ्लो कर रही होती है, कौन सी, सोन नदी। और कैमूर के पूर्व से ये सोन नदी निकलती है, पटना में जाकर ये किससे मिल जाती है, गंगा से। गंगा से मिनरल के रिस्पेक्ट में कहा जाए तो काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि रेड सैंड स्टोन, लाल बलुआ पत्थर और लाइम स्टोन यहाँ पर पाए जाते हैं विंध्यन श्रेणी में। अवसादी चट्टान है और धात्विक खनिजों का लेकिन यहाँ पर अभाव है, यहाँ पर अवसादी चट्टाने हैं। जब चट्टानों का हम चैप्टर करेंगे तो हम देखेंगे कि रूपांतरण के बाद में धीरे धीरे जब अवसादों के जमाव वगैरह से अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है, तो यहाँ पर अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं। लेकिन 2 इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर पाई जाती है, लाल बलुआ पत्थर और लाइम स्टोन। ठीक है,
तो ये किसकी बात हुई? विंध्यन की। विंध्यन में हमारी 3 श्रेणियां कौन कौन सी थी? जोबाटा, भांडेर और कैमूर। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है यहाँ की? सद्भावना चोटी, जिसको कालूमार चोटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, एक इसकी खास बात क्या है? यह उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत के बीच जल विभाजक का भी कार्य करता है। इसके एक साइड में देखिए आपको गंगा रिवर सिस्टम देखने को मिलता है। ठीक है, एक साइड में आपको यहाँ पर गंगा रिवर सिस्टम देखने को मिलता है, इस साइड में आपको सहारनपुर जाएंगे, और यहाँ पर जब आप देखने जा रहे हैं तो एक साइड में इसका ऊपर में भी देखेंगे तो इधर में हमारा सिंधु नदी सिस्टम पूरा होता है, इधर में हमारा गंगा सिस्टम होता है ऊपर का, और नीचे में हमारे जब यहाँ पर आते हैं तो ये हमारी दक्षिण भारत की नदियां जो ईस्ट फ्लोइंग हो जाती हैं वो सारी हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर कहा जाए तो ये एक ऐसा रीजन बन जाता है जो जल विभाजक का भी, ऊपर में हमारे सिंधु और गंगा के क्षेत्र पर जाते हैं और यहाँ पर हमारी ईस्ट फ्लोइंग नदियां मिल जाती हैं। नर्मदा और तापी 2 अलग से नदियां हैं जो वेस्ट फ्लोइंग है, ना कि ईस्ट फ्लोइंग है। जैसा इसमें आप देख भी सकते हैं कि नर्मदा नदी और तापी नदी जो है ये हमारी क्या है? ये हमारी ईस्ट फ्लोइंग नहीं बल्कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। ठीक है, अंबाला एक हाईएस्ट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया है जो 250 मीटर सी लेवल से अधिक ऊपर में है। वैसे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, आप याद रख सकते हैं। विंध्यन के नीचे में नर्मदा थी, नर्मदा के नीचे क्या था? सतपुड़ा की श्रेणी थी, जिसका ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट हमको कहाँ देखने को मिलता है? छत्तीसगढ़ और छोटा नागपुर में। वेस्टर्न हमको मिलता है गुजरात में, बाकी एमपी, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड में इसका विस्तार है। यहाँ की 3 प्रमुख श्रेणियां कौन सी हैं? राजपीपला, महादेव और मैकाल। मैकाल के अपोजिट में वहां पे क्या था? कैमूर था। ठीक है, और यहाँ पे राजपीपला के लिए क्या था? जोबाटा। ठीक, और यहाँ महादेव के अपोजिट में क्या था? विंध्यन में भांडेर। तो 3 यहाँ पर है, 3 वहां पर है। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए इसको आपको याद रखना है कि कौन सा सतपुड़ा का पार्ट है, कौन सा विंध्यन का पार्ट है। ठीक है, ये हम यहाँ पर राजपीपला, महादेव और मैकाल। और सतपुड़ा की जो सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ है। ठीक है, एमपी में पड़ता है और ये महादेव का भाग है। ठीक है, 3 पार्ट है ना इसके, कौन कौन से? राजपीपला, महादेव, मैकाल। यहीं के महादेव की जो सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, वो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। इसके दक्षिण में, सतपुड़ा के दक्षिण में हमारी तापी नदी बहती है और ऊपर में हमारी क्या बह रही है? नर्मदा नदी। मतलब ये नर्मदा फ्लो कर रही थी, यह हमारा हुआ सतपुड़ा रीजन, ये हमारा तापी नदी फ्लो कर रही है। फिगर में आप आराम से समझ भी सकते हैं इसको। ठीक, मैकाल हिल से ही सोन रिवर निकलती है। मैकाल हिल से सोन रिवर निकलती है जो आगे कहां जाकर गंगा से मिल रही थी। यहीं से आपकी नर्मदा नदी भी निकल रही है और यहीं से आपकी महानदी भी निकल रही है। तो 3 नदियां भी आपको यहाँ से निकलती हुई दिख रही हैं, जिसमें से नर्मदा और तापी नदियां क्या हैं? वेस्ट फ्लोइंग रिवर हैं। ठीक है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर हैं नर्मदा और तापी। सतपुड़ा हो गया और हमारा विंध्यन हो गया। जोबाटा, भांडेर, कैमूर। सतपुड़ा की ग्वालीगढ़ और महादेव के बीच में यहीं पे आपको बैतूल का पठार भी महाराष्ट्र एमपी में देखने को मिल जाता है। महादेव, धूपगढ़ इसकी सबसे ऊंची चोटी, जबकि मैकाल रेंज की अगर हम बात करते हैं तो अमरकंटक यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, और सबसे ऊंची चोटी विंध्यन श्रेणी की कौन सी है? कालूमार, जो कि सद्भावना नाम के नाम से भी जानी जाती है, और ये कहाँ पर पड़ती है? एमपी में पड़ती है। ठीक है, अमरकंटक मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ से नर्मदा नदी और सोन नदी निकलती है। मैकाल में ही सिहावा चोटी स्थित है, जहां से महानदी का उद्गम माना जाता है। ठीक है, जहां से महानदी का भी उद्गम माना जाता है। ठीक, चलिए आगे थोड़ा सा और देखते हैं। अगर कुछ देखने पूर्वी पठार है, पूर्वी पठार को हम नेक्स्ट में करते हैं। हम छोटा नागपुर का पठार, पूर्वी पठार को देख लेंगे, और बाकी जो स्टेट्स में, ओडिशा में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना, आंध्रा, तमिलनाडु में जो जो पहाड़ियां पाई जाती हैं, चोटियां पाई जाती हैं, नीलगिरी वगैरह के बारे में भी हम नेक्स्ट में देख लेंगे। ठीक है, तो हमारा ये पठार का पोर्शन पूरा हो जाएगा। उसके बाद हम हिमालय के क्षेत्र में पहुंच जाएंगे। तो अभी तक हमारी काफी चीजें इसमें कवर हो गई। हमने द्वीपों के बारे में सब कुछ जान लिया था, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप वगैरह के बारे में। शुरुआत हमने ईस्टर्न वेस्टर्न घाट से की थी, वो वाला चैप्टर भी हमारा पूरा हो गया, और ये हमारा तीसरा चैप्टर, ये भी कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हमारा ये भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम हिमालय के पोर्शन में आएंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पोर्शन क्या रहेगा? ग्रेट इंडियन प्लेन,
उसको करने के बाद हम रिवर्स का चैप्टर करेंगे, रॉक्स का करेंगे, उसके बाद यहाँ के हम उद्योग या फिर मिनरल्स वगैरह जो खनिज हो गए उन सब चीजों को हम देखेंगे। ठीक है, तो अभी इतने पे रोकते हैं। थैंक यू।